सब पीपल योर प्रोफेसर इज हियर। तो आज के इस एपिसोड के अंदर कुछ नॉर्मल सा ही होगा, क्योंकि तुमने देखा है एपिसोड का नाम है सिंपल डेज। तो इसके अंदर ऐसा सीन है कि जो जैक स्कोर के दादा ने लोन लिया था वो जैक स्कोर को चुकाना है, इंस्टॉलमेंट्स में चुकाएगा वो, पर चुकाना है। तो जैक स्कोर इस एपिसोड के अंदर ग्राइंड करेगा, काफ़ी सामान ग्राइंड करने वाला है और वो काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने वाला है, क्योंकि अगर उसे पैसे कमाने हैं तो उसे चीज़ें किसी को सेल करनी पड़ेगी और सेल करने के लिए उस पर वो चीज़ें होनी भी चाहिए। पर जैक स्कोर पे कोई रिसोर्सेज नहीं है। जैक स्कोर जस्ट अभी आया है यहाँ पे, मुंह उठाकर सीधा सीधा बकता बकता इधर आया है और इस पे कुछ सामान नहीं है। तो अपन देखेंगे जैक स्कोर को फिशिंग करते हुए, जैक स्कोर को हंटिंग करते हुए, जैक स्कोर को वुड गैदरिंग करते हुए। अपन काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं और ये बाकी एपिसोड जैसा नहीं है। इसके अंदर बहुत कम स्टोरी, जो स्टोरी गोइंग है वो बहुत कम है और इसके अंदर गैदरिंग ज़्यादा है। गैदरिंग ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये पूरा एपिसोड बेस्ड ही इकोनॉमिकली है, क्योंकि अब इसके अंदर जैक्स को सिर्फ अर्न करेगा पैसे, और कैसे अर्न करता है ये देखने में भी तुम्हें मज़ा आएगा। और वो कहाँ से अर्न करता है और कितनी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है। जब वो मॉन्स्टर से लड़ेगा तुम्हें समझ आएगा कि भाई ये गेम नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं वो अलग है। इसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो अलग तरीके से फाइट करते हैं। इसके अंदर मॉन्स्टर का एआई काफ़ी इन्हेंस्ड है और जो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा और मॉन्स्टर भी बदलेंगे और आगे भी कुछ भयंकर भयंकर विलन्स आएंगे। ओह सॉरी, तो मैं स्पॉइलर दे दिया, पर एंजॉय द एपिसोड। मैं अभी के लिए जाता हूँ और वापस बीच बीच में आऊँगा तुम्हें तंग करने के लिए और जैक स्कोर को भी तंग करने के लिए। सो सी यू। तो पीपल वेलकम बैक टू जैक स्कोर हैं आई मीन वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इस एपिसोड के अंदर अपने ग्रैंडफादर के रेंच पे परमिट वर्मिट का सॉर्ट आउट करेंगे सब कुछ। अगर मैं परमिट नहीं लिया ना तो है ना, कोई भी बैंक वाले को पता चला कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो वो मेरे को चोर समझेगा और भाई इस जगह को पूरा जब्त कर लेगा सचमुच में। तो सीन ऐसा है कि अपन पहले परमिट वर्मिट का लाने की सोचेंगे, फिर उसके बाद अपन और चीज़ें देखते हैं कि और क्या क्या। तो रानू ने मेरे को बता दिया कि अपन को यहाँ से बोट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है जाने का। जाने का रास्ता था वो बह चुका है, अब वो खराब हो चुका है, तो अपन को बोट के अंदर जाना पड़ेगा। रानू का एक दोस्त है जो यहाँ से सामान लेके जाता है और मेन टाउन की तरफ, तो उसकी बोट में अपन बैठ के जाएंगे। ठीक है, तो अपना काम अभी के लिए यही है कि इंजीनियर के घर के पास में जाना और वहां से जो वो बोट लेके जाएगा उसके अंदर बैठकर अपन को उसके साथ मेन टाउन जाना। तो अपन को फटाफट से जाना पड़ेगा उसके पास, क्योंकि वो अभी आज ही निकलने वाला है। जब मैं इंजीनियर के घर के पास में पहुंचा तो एक आदमी अपनी शिप में सामान लोड कर रहा था। मैंने इससे पूछा कि भाई तुम रानू के फ्रेंड हो क्या? तो इसने बोला कि हाँ मैं रानू का फ्रेंड हूँ और मैं मेन टाउन की साइड जा रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई तुम मेरे को छोड़ दोगे क्या? इसने मेरे को हाँ कर दिया था। जब हम वहाँ से निकले आसपास का नज़ारा देखने लायक था। हम वहाँ से निकले तो इसने मेरे को बताया कि भाई यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक निकलता है सी पोर्ट की साइड और एक निकलता है मेन टाउन की साइड। मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन काम की लगी और मैंने ले ली। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर? रेजिडेंस एरिया ऑफ मेन टाउन। तो हम वहाँ पर पहुँचे और इसने मेरे को बताया कि गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ से राइट में पड़ेगा। मैं इसके बताए नक्शों पे, नक्शे कदमों पे चलता बना और मैंने देखा कि जो रेजिडेंस एरिया है उसके आसपास का एरिया काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि इसके आसपास एनिमल हस्बेंड्रीज हैं, इसके आसपास गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इसके आसपास काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मैं 2-3 बार रास्ता भटक चुका था और मेरे को सामने ही गवर्नमेंट ऑफिस दिख रहा था। तो मैंने वो सोचा भाई कौन घूम कर जाएगा, इससे अच्छा जंप मारो। और यही मेरी सबसे बड़ी डम हरकत थी। इसकी वजह से मेरा टेम्परेचर डाउन हो गया था और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय भाग कर मेरी एनर्जी वेस्ट करना और अपनी हीट बढ़ाना। आई मीन गर्मी और चीज़ों से भी बढ़ती है, पर ओके अपन को यहाँ पर हीट ही बढ़ानी थी। तो मैंने रनिंग करके चीज़ें देखी इधर उधर, जिससे मेरी हीट बढ़ गई थी, बॉडी हीट बढ़ गई थी। गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली मेरा नाम जैक्स है और आपके बैंक से शायद मेरे को लेटर आया था। जी हाँ, हमारे बैंक से ही लेटर आया था, बोलिए क्या काम है। तो सर मैं अभी आया हूँ यहाँ पर और मैंने देखा कि भाई मेरे रेंच की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे को किसी ने बताया वहाँ पर कि मेरे को बैंक से आकर बात करनी पड़ेगी और उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई मैं आ चुका हूँ और मेरे को काम चालू करना है।
जी, कौन था वो और मेरे को बताइए उनका क्या नाम था? एक्चुअली उसका नाम रानू था, वो ग्रोसरी शॉप चलाता है वहाँ पर। अच्छा, होगा कोई रानू, छोड़ो। आप मेरे को ये बताइए, आप पे पैसे हैं ब्रांच को वापस कंप्लीट करने के? एक्चुअली पैसे तो हैं, थोड़े बहुत है, मतलब मैं काम चालू कर सकता हूँ, इतने पैसे हैं। आपको कोई लोन वोन की ज़रूरत है? नहीं, लोन की तो ज़रूरत नहीं है। है तो बता दो, आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपको लोन की ज़रूरत है। अरे सर, आप बेइज्जती करो या बात करो, मेरे को लोन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नहीं है? जी नहीं है मेरे को लोन की ज़रूरत। सर तो अब मेरे को आगे क्या करना है? मेरे को मेरा घर कंप्लीट करना है। आप पहले जाइए अर्बन प्लानर से बात करके आइए कि आप आ चुके हैं और आपको काम चालू करना है। अगर उनकी इजाज़त होगी उस जगह पे काम चालू करने की तो हम आपको यहाँ से परमिट दे देंगे और आप वहाँ पे काम चालू करिए, भले ही मरिए कुछ ही करिए, हमें उससे मतलब नहीं है। आप पहले परमिट लेके आइए, फिर काम चालू होने देंगे हम। ठीक है सर। कौन है, क्यों घूमने जाते हैं? जब मैं बैंक से निकला मेरे को एक बात तो समझ आ गई थी कि यहाँ की गवर्नमेंट हेल्पिंग हैंड वाली नहीं है। मतलब ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे कोई नया आदमी आए और वो यहाँ से कुछ अर्न करके ले जाए, इसलिए ये इतना पिछड़ी जगह है। तो मेरे को पता चल गया था कि भाई ये कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला। और जैसे जैसे मेरे को बैंक वाले ने बोला था कि अर्बन प्लानर से बात करके आओ, तो मैं अर्बन प्लानर के मेन हाउस पे पहुँच गया था, जो कि था मेन काउंसिल। और मैं वहाँ पर पहुँचकर एक अपना अपॉइंटमेंट लेकर अर्बन प्लानर से बात करने चला गया था। सर मे आई कम इन? सर मैं जैक्स, अपना लेटर, आपने लेटर भेजा था मेरे को वही वाला, तो मैं जैक्स हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, बाहर रहो। अ, सर बाहर रहो। सर मुझे कुछ बात करनी थी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने कहा बाहर रुको वरना तुम्हारा डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ये कौन है? नाउ कम इन। हाँ सर, तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ मेरी अर्बन प्लानर से बात हुई और काफ़ी देर बात हुई, और ये काफ़ी ऐसी फालतू बातें कर रहा था जिनका कोई सर पैर नहीं था। तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द यहाँ से छुटकारा पाऊँ और सो बेसिकली दैट कुछ ऐसा सीन था कि मेरे को बैंक और गवर्नमेंट दोनों के बीच में पीसा जाना था अच्छी तरीके से। भाई सैंडविच मसाज दी जा रही थी मेरे को, पर दोनों तरफ अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेस थे। तो ऐसा था कि बैंक वाले मेरे को बोल रहे थे अर्बन प्लानर से पूछ के आओ, अर्बन प्लानर बोल रहा था इसमें हम क्या करेंगे, आप बैंक से ही बात करो। तो काफ़ी देर इधर उधर माथापच्ची करने के बाद मेरे को पता चला कि भाई जो भी करना वो बैंक का करना धरा है। तो मैं बैंक के पास गया और बैंक से जाकर पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। तो बैंक ने बोला आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरो, फिर हम आपको 1 मंथ का दूसरा चांस देंगे कि आप दूसरा इंस्टॉलमेंट हमें भर के दिखाओ, और उसको भरने के बाद हम आपको शायद चांस दे सकें कि आप आगे काम कर सकें हमारे साथ, और हमारे इंस्टॉलमेंट्स पे करके आप अपना भी काम करते जाएं और हमें भी इंस्टॉलमेंट्स देते जाएं जब तक आपका लोन पूरा फिनिश ना हो जाए। और लोन मेरे दादा ने बहुत बड़ा ले रखा था, जो उनको फाइलें निकाल कर वो मेरे को फिर बाद में बताएंगे कि कितना लोन ले रखा था। ज़्यादा बदमाश थे। तो अब मेरे को पैसों की ज़रूरत है। अब समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करूँ मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए पैसे कहीं से भी, और मेरे को यहाँ पर लाकर देने हैं पैसे ताकि मेरे डॉक्यूमेंट्स का दे मेरे को पूरी तरीके से वापस। तो मैं देखता हूँ कि कहीं मेरे को कोई पार्ट टाइम या आज के लिए कुछ काम मिल जाए जिससे मेरे को थोड़े बहुत भी पैसा आ जाए। तो कुछ ही देर में मेरे को एक बोर्ड दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है जॉब। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जॉब ही होगी। मैं अंदर जाकर बात करता हूँ, तो अंदर जाकर एक आदमी होता है, वो मेरे को बताता है कि यहाँ पे फर्नीचर वाला आने वाला था पर उसे कुछ काम पड़ने के कारण वो नहीं आया, उस वजह से यहाँ पे फर्नीचर की कमी है। तो मैंने बोला कि हाँ मैं लेके आ सकता हूँ फर्नीचर, तो आप मेरे को पैसे दे दो। उसने मेरे को पैसे दिए 16 आयरन कॉइन्स, जिसके अंदर मेरे को फर्नीचर भी लेके आना था और अपने लिए भी पैसे बचाने थे ताकि मैं कुछ कमा सकूं। तो मैं उसका घोड़ा लेकर निकल जाता हूँ फर्नीचर लाने के लिए। थोड़ी देर में जॉस ने जो मेरे को जगह बताई थी मैं वहाँ पे पहुँच गया था, और
यहाँ पर फर्नीचर बनाने वाला था। कारपेंटर यहीं था और ये वहाँ पर जानबूझ के नहीं आया था। इनके कोई अपने रीजंस होंगे, वो मेरे को नहीं पता। अगर ये वहाँ पे आता तो मेरे को जॉब नहीं मिलती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरा बेसिकली काम ये था कि मेरे को फर्नीचर ढूंढना है, बेसिक फर्नीचर फॉर कैफ़े, जो मेरे बजट में बैठे। तो मैंने काफ़ी ढूंढा और उसमें से मेरे को ये वाला फर्नीचर बेस्ट लगा। और जो चेयर है वो मेरे को कौन सी बेस्ट लगी, मेरे को ये वाली चेयर बेस्ट लगी फर्नीचर के साथ बैठने के लिए। और एटीएम भी था यहाँ। एटीएम के बाद मैंने अपना बिल बनवाया और काफ़ी A few moments later. थोड़ी देर में मैं वहाँ से निकल गया था वापस कैफ़े के लिए, जॉश के कैफ़े के लिए। और सामान सारा ले लिया था। बिल करीब 11 आयरन कॉइन्स के आसपास बैठा था। मैंने सारा सामान उतारा इससे, और जो ये जॉब का बिल था इसे हटाकर मैंने कैफ़े का बोर्ड बना दिया। तो अब मेरे को यहाँ पर काम स्टार्ट करना था। कौन सा काम? फर्नीचर का काम। तो मैंने स्टार्ट करा। थोड़ी देर में फर्नीचर का काम कंप्लीट हो गया था और सब कुछ लग गया था यहाँ पे। बिल मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, मैप मैंने यहाँ छोड़ दिया था, और फुर्ती से बैंक की साइड निकल गया था, क्योंकि मेरे को पहली इंस्टॉलमेंट भरनी थी जो कि ज़रूरी थी, और वो इसी दिन भरनी थी, वरना तो इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती। इंस्टॉलमेंट भर चुकी थी। 25 डे तक मेरे को टाइम मिला था नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ज़्यादा थी, वो थी 6 गोल्ड कॉइन्स, विच इज़ टू मच। अगर तुम देखो तो 10 आयरन कॉइन से 1 गोल्ड कॉइन बनता है, जो कि बहुत महंगा है, क्योंकि 10 आयरन कॉइन में मेरे को इतनी मेहनत लग गई थी। ऑलमोस्ट मैंने कुछ पैसे देकर एक विलेजर के घर में सो गया, और विच इज़ ग्रेट, क्योंकि वही बेस्ट रहता मेरे लिए। क्योंकि रात को निकलने के लिए मेरे को रानू के दोस्त ने मना कर दिया था। उसने बोला कि अगर मैं रात को निकला तो ऑब्वियस सी बात है मेरा हंट हो जाएगा, या फिर मैं किसी चीज़ का प्रे बन जाऊँगा। तो मैंने बोला प्रे तो सिर्फ हनुमान जी की होती है, अपन किसी की प्रे नहीं मानते। तो एक छोटी सी यॉट लेकर मैं निकल गया था, क्योंकि रानू का दोस्त यहीं रुकने वाला था, और एक यॉट खाली पड़ी थी जो कि इंजीनियर की थी, वो यहीं छोड़ के गया था, और वो पता नहीं किससे गया था। तो इंजीनियर की वोट में इंजीनियर के वहाँ पर छोड़ देता हूँ और वापस अपने घर की साइड निकल जाता हूँ। माने अपन को मैंने जो ये लास्ट एपिसोड में हुआ था, अगर तुमने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो अभी जाकर देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी स्टोरी टेलिंग थी उसके अंदर, जिसमें तुम्हें आगे वाले एपिसोड्स का लोर पता चलेगा कि वो क्यों स्टार्ट हुए और कैसे स्टार्ट हुए। तो मैंने रग्बी को बैठाया और रग्बी को बैठाकर मैंने फार्म को ठीक करना चालू करा। फार्म को ठीक क्या करना था, मतलब भाई इसे थोड़ा फर्टाइल बनाना था, इसके अंदर क्रॉप्स उग सकें, इसके अंदर आराम से मैं कोई सामान रख सकूँ, इसके अंदर ट्रीज उगा सकूँ, ऐसा इसे फार्म बनाना था। यही एरिया मेरे पास है, इसी के अंदर मेरे को सब कुछ करना है। तो अपन स्टार्ट करेंगे बनाना, तो फार्म बनाएंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक फार्म तो होना ही चाहिए। कि यहाँ पर मैं एक फार्म बनाऊँगा अच्छा खासा, और उसको ही मेंटेन करेंगे शुरुआत में, और उसके अंदर ही फूड वूड उगाएंगे और देखते हैं कितना स्टैक निकलता है, उस स्टैक के हिसाब से उसे बेचेंगे। तो अरे यार, डे 11 को मैंने अपना किचन ठीक करा, जो हमने ख़राब करा था ट्रैप बनाने के चक्कर में एपिसोड 2 के अंदर। तो उसको मैंने ठीक करा पूरे को, और बाहर भी काम चालू कर दिया था फार्म बनाने का, जो काम कल छूट गया था। इसको दिक्कत हुई काफ़ी ठीक करने में, क्योंकि नीचे सैंड भी थी, उसे भी हटाना पड़ा था। और नीचे सैंड हटाकर डर्ट लगाने के बाद हमने आसपास की फेंसिंग के लिए काम चालू कर दिया, मतलब जो डर्ट वर्ट थी वो हटा दी और फेंसिंग चल। आफ्टर ऑल डे 11 की नाइट तक सब कुछ काम हो गया था, और टॉर्चेस भी लग गई थी आसपास, क्योंकि अगर तुम यहाँ के मॉब्स देखोगे तो वो काफ़ी हार्ड है मेरी तरफ से फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतने स्किल पॉइंट्स नहीं है कि मैं उनसे फ़ाइट कर सकूँ। तो मैंने देखा कि आसपास कैसे करके काम बैठाते हैं कि अपन यहाँ पर सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पे कुछ स्पाइडर्स मेरे फार्म के अंदर आ चुकी थी। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने फैंसी से इसलिए लगाए थे ताकि मैं इन मॉब से बच सकूँ,
और स्पाइडर्स आराम से अंदर आ रही थी। तो मैं सोचा कि फटाफट से आसपास के स्पाइडर्स को ख़त्म करते हैं, जो कि मेरा सच में गलत डिसीजन था, क्योंकि स्पाइडर्स भी बहुत पावरफुल थी भाई। नॉर्मल माइनक्राफ्ट में तुम इजी ही मार सकते हो स्पाइडर्स को, एक हिट देना होता है क्रिटिकल। भाई यहाँ पर मेरी बात आ गई इन स्पाइडर, मेरे को इतना डैमेज पड़ रहा था इन स्पाइडर से और इनका मूवमेंट ऐसा था कि इन पे हिट लेने मुश्किल। तो रघुवी की भाई कृपा है मेरे पे जो मैं बच गया। और डे 11 की शाम को ही बारिश हो गई थी, तो मैंने उसे सो कर स्किप कर दिया था। डे 12 हुआ था, डे 12 भी बारिश लगातार चल रही थी, तो मैं इतना कुछ काम नहीं कर पाया उस दिन भी, क्योंकि बारिश के अंदर अगर मैं जाऊँगा गीला होऊंगा और मैं बीमार होऊंगा। डे 13 को हमने काम चालू करा। तो बारिश के अंदर ही मैं रानू की शॉप पे गया था, क्योंकि मेरे को कुछ सामान ऑर्डर करना था। तो उसको ऑर्डर करने के बाद मैं घर पहुंचता हूँ और घर पे मेरे को खाना मिलता है, जो मैं रघुवी को खिला देता हूँ, क्योंकि भाई ये भूखा मर रहा है काफ़ी टाइम से। और डे 13 की रात को भी थंडरस्टॉर्म आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं इसलिए बताता हूँ, क्योंकि इसमें सीजनल मोड्स डले हुए हैं जो सीज़न को और वेदर को अपनी तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये सीज़न बारिश और इसका ही है, तो अभी बारिश और ये सब कुछ बहुत हो रही है, इस वजह से मैं कुछ काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली मैंने रग्बी के साथ थोड़ी मस्ती वस्ती करी। मैंने रग्बी के ट्रेड्स देखे जो कि काफ़ी कैपेबल थे। अगर आगे मैं कोई कुछ भी काम कराता हूँ रग्बी से, तो वो मेरे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि रग्बी के ट्रेड्स मेरे को, अगर मैं उसको ट्रेन करता हूँ तो रग्बी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लाइक वो क्रीपर्स को मार सकता है, खुद से गेट्स खोल सकता है, और खुद से ही जो मेरे कैटल्स होंगे आने वाले टाइम में उनको भी अरेंज कर सकता है, जो कि काफ़ी और भी चीज़ें थी जो मेरे को इतनी याद नहीं है। पर एक तो था गेट बफ और क्रीपर गार्ड बो, और ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो रग्बी कर सकता था। रग्बी की कुछ ट्रेड्स मैंने अपग्रेड करी थी, जैसे गार्ड बो और क्रीपर स्वीपर और गेट ओपनर, मतलब ऐसे कुछ था शायद वो। और इन सब की ट्रेड्स में ये था कि क्रीपर्स को मार सकता है और मेरे को गार्ड अच्छे से करेगा और गेट खोल सकता है खुद के उस पर। तो क्रीपर स्वीपर को मैंने मैक्स कर दिया था भाई। क्रीपर मेरे आसपास भी नहीं भटकने चाहिए, पर आई डोंट नो, रग्बी थोड़ा लेजी सा हो गया था। मेरे को लग रहा था कि फूड की कमी की वजह से हो रहा है, और फूड मेरे पास नहीं था, मेरे पास खुद के खाने के लिए नहीं था, मैं रग्बी को क्या खिलाता। डे 13 की नाइट को बंद हो गई थी बारिश, तो मैंने बोला कि रग्बी का बेड अंदर लेके आते हैं और रग्बी को अंदर ही सुलाते हैं, क्योंकि वही अच्छा होगा अपने लिए। तो डे 14 की सुबह को पोस्टमैन आ गया था, सुबह सुबह ही आ गया था भाई। और क्या बोलते हैं, ये मेरा डिलीवरी बॉक्स लेके आ गया था और मेरा मेल बॉक्स इसे इंस्टॉल कर दिया था, और एक एसडीपी के बॉक्स करके कुछ था वो भी लेके आया था। मेल बॉक्स में कुछ नहीं था मेरे, और डिलीवरी बॉक्स में मेरा सामान था जितना भी था, और इसका सारा पे रानू ने करा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और एसडीपी बॉक्स के अंदर एक बुक एंड कॉइल थी, जिसमें एसडीपी बॉक्स के बारे में लिखा था कि क्या क्या चीज़ है। बेसिकली एसडीपी बॉक्स जो है वो काम करता है इंस्टेंट सेलिंग के लिए। इसके मेन प्रॉफिट्स होते हैं कि मतलब ये इंस्टेंटली सेल कर देता है सामान को एक ही दिन के अंदर, पर ये 20% काटता है खुद की फ़ीस के लिए। और काफ़ी अनसोल्ड जो आइटम होते हैं वो 2 दिन के अंदर मेरे पास वापस आ जाएंगे, अगर मेरे को अमाउंट नहीं मिल रहा उनका किसी का भी। ये फ़ीस लेता है 20%, जो कि ठीक ही होती है। मतलब जैसे कि अगर कोई सामान 10 गोल्ड कॉइन का है, तो वो उसके मेरे को 8 गोल्ड कॉइन ही मिलेंगे सिर्फ, और बाकी 2 गोल्ड कॉइन वो खुद रखेगा। और कुछ कंडीशन और एग्रीमेंट्स थे कि एसडीपी आइटम लॉस्ट और डैमेज का कुछ भी वो नहीं रखता, प्लेसमेंट का कुछ नहीं रखता। और एग्रीमेंट ये है कि अगर मैंने इसको साइन करके बुक एंड कॉइल को इसके अंदर रख दिया, तो एग्रीमेंट एग्रीड माना जाएगा एसडीपी की तरफ से। तो मैंने इसे साइन कर दिया। मैंने बोला कौन नहीं चाहेगा ऐसी चीज़ को कि मेरे घर पे आकर कोई सामान लेके जा रहा है। तो मैंने इसे साइन करा और इसको पुट कर दिया था। और मैंने फ्लेक्स सीड प्लांट कर दिए थे, और वो काफ़ी सही ग्रो हो रहे थे, क्योंकि ये अर्ली स्प्रिंग्स के अंदर ही ग्रो होते हैं, इनका सीज़न ही यही होता है। मैंने 18 एग्स टिंटेड वो भी एसडीपी बॉक्स में डाल दिए थे सेल करने के लिए। डे 15 को सुबह सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले फ्लैक्स सीड की ग्रोथ चेक करी कि भाई कितना ग्रो हो रहा है। और फ्लैक्स काफ़ी तेज़ ग्रो हो रहा था, जो कि मेरे को देख के अच्छा लगा था, जब तक मेरे को इसकी प्राइसिंग नहीं पता चली थी कि कितना सस्ता बिकता है। और पपायास भी काफ़ी सही उग रहे थे, और ये ईयर अराउंड उगते हैं, तो भाई इनका प्लांटेशन सबसे बेस्ट था प्रॉफिट के लिए मेरे लिए।
और पपाया मैंने खा के देखा जो कि हाँ मेरी हेल्थ भी ठीक ठाक ही बढ़ा रहा था। बस अब जाते ही मैंने मेल बॉक्स का फ्लैग उठा हुआ देखकर मैंने मेल बॉक्स चेक करा जिसके अंदर डिलीवरी बिल और 4 आयरन कॉइन, 7 कॉपर कॉइन और एचडीपी सेलिंग का बिल था जो कि काफ़ी सही था मेरे को लगा जब तक। और 18 टिंटेड एग्स बेचे थे मैंने कल, और इसने किसी कैफ़े को बेचे थे जिसने 1 आयरन कॉइन पे 1 एग लिया था। पर जब मैंने देखा तो 18 आयरन कॉइन में से इसने 3.6 आयरन कॉइन्स माइनस कर लिए थे इसकी खुद की फीस लेने के लिए, और जो कि मेरे को लगा ठीक है। पर मेरे पास तो 4 आयरन कॉइन ही आए हैं जब तक मैंने चेक नहीं करा था डिलीवरी वाले बिल को। डिलीवरी वाला थोड़ी देर के लिए तो मेरे को लगा कि मेरे साथ कोई घपला हुआ है जब तक मैंने डिलीवरी वाले बिल को चेक नहीं करा। डिलीवरी वाले बिल के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें मंगाई थी जो कि थी फ़िशिंग से रिलेटेड, जैसे कि टैकल बॉक्स, आयरन हुक्स, ओक फिश माउंट एंड बॉबर फिश लाइंस, और इसका सब टोटल हुआ था करीब 8 आयरन कॉइन और 1 आयरन कॉइन पर डिलीवरी एंड 7 कॉपर कॉइन्स। ठीक है, जो कि काफ़ी ठीक था प्राइसिंग, मैं ज़्यादा सही भी नहीं कहूँगा इसे, प्राइसिंग ठीक ठाक था। और जब मैंने चेक करा कि नोट के अंदर लिखा था कि इसने मेरे पोस्ट बॉक्स से ही ले लिया था पैसा, इसको लगा था कि मैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए पोस्ट बॉक्स में ही पैसे छोड़ के गया हूँ, जो कि एसटीपी बॉक्स का था पैसा। और तो मैंने बोला कि ठीक है भाई। अब मेरा सबसे मेन देखा था कि फ़िशिंग बॉक्स काफ़ी सही था दिखने में सही था क्योंकि फ़िशिंग बहुत मुश्किल थी। तो तुम्हें यहाँ से पता चल रहा होगा कि भाई कितना मुश्किल है यहाँ पर सरवाइव करना, क्योंकि यहाँ के जो मॉब्स है वो भी काफ़ी तगड़ा डैमेज देते हैं और तुम्हें लेवल अप करना पड़ता है बार बार में ताकि तुम्हारी हेल्थ भी उनके साथ मतलब compete कर पाए। मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 शॉट पड़े थे, सिर्फ 2 शॉट, और उसमें मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं 1 शॉट के बाद मरने वाला था। फिर मैंने थोड़ी बहुत फ़िशिंग करी ताकि मेरे को फूड वूड मिल जाए, और फिशिंग के अंदर मेरे को एक रेड ग्रुपर मिली। तो मैं रेड ग्रुपर की बात बाद में समझ में आएगी क्योंकि रेड ग्रुपर काफ़ी तगड़ी चीज़ है, वो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा क्यों तगड़ी चीज़ है। तो मैंने रेड ग्रुपर को कच्ची खा लिया था। मेरे को लगा भाई मेरे को फूड की ज़रूरत है, और मैं यहाँ पे सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो मैंने पूरी रेड ग्रुपर कच्ची खा ली। तो मैंने यहाँ पे आइटम फ्रेम लगाया जो मैंने ऑर्डर करा था, और इसके अंदर मैंने अपना कैलेंडर लगाया ताकि मैं अपने सीजन्स पे ध्यान रख सकूँ कि कौन सा सीज़न कब आ रहा है और क्या क्या चल रहा है सीजन्स के अंदर। तो मैंने लगाया और रग्बी को पेट्रोलिंग पे रख दिया, क्योंकि रग्बी पेट्रोलिंग पे रहेगा तो आसपास के जो मॉब्स होंगे वो मेरे पे अटैक करने कम आएंगे। मैंने हेवल निकाली ताकि मैं अपने फूड का जुगाड़ कर सकूं, क्योंकि भाई मेरी हेल्थ बार बार जा रही थी जब भी मेरे पे मॉब अटैक कर रहा था। मॉब अटैक अगर मेरे को 3 हिट पड़ गए किसी मॉब से तो मैं डेड हूँ, फुल्ली डेड बिल्कुल, और शायद कुछ भी हो सकता है उसके बाद मेरा। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे को हे मिला था, हे क्या वीट मिला था, वो मैंने सेल कर दिया। और मैं बेवकूफ़ हूँ, आई नो, मेरे को फूड की बहुत ज़रूरत थी और फिर भी मैंने वीट सेल कर दिया था पूरा का पूरा। नेक्स्ट डे मैंने अपने पेमेंट का इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं क्यों सेल करा था मैंने पूरा का पूरा वीट, पर कर दिया था। और जो पेमेंट आना था वो मतलब आज मैंने डिलीवरी करी है तो कल मेरे को पेमेंट मिलेगा, ऐसा सीन था कुछ। और मेरा पेमेंट आ गया था, और जो कि काफ़ी कम था। और ऐसा क्यों था, क्योंकि जो वीट है वो ऑफ सीज़न थे और ऑफ सीज़न वीट कम में बिकते हैं, और ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब मैं इसको ध्यान रखूँगा कि जो चीज़ ऑफ सीज़न है उसको बाद में बेचना, उसे पहले स्टॉक करना है, और जो चीज़ सीज़न में चल रही है उसे बेचना है। जैसे फ्लैक्स और फ्लैक्स सीड जो थे वो हाई डिमांड में थे क्योंकि उनका सीज़न चल रहा था, जिसमें मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल गया था। और 24 क्वांटिटी बेची थी मैंने, जिसके अंदर मेरे को 1 कॉपर कॉइन मिला था 1 क्वांटिटी पे। तो वो सही था मेरे लिए, इससे ज़्यादा तो सही था फ्लैक्स सीड से, ओ वीट से, कि मैं फ्लैक्स सीड बेचूँ। और मैंने यहाँ से क्लेवलें निकाली ताकि मैं स्टोव बना सकूँ, स्टोव भी ज़रूरी है, और आयरन माइन करा ताकि मैं उसके साथ वो भी बना सकूँ कुक करने के लिए। तो आयरन मैं स्मेल्ट कर रहा था और मैं देख रहा था कि भाई कैसे स्टोव बनता है, और थोड़ी रिसर्च कर रहा था ताकि मैं स्टोव बनाऊँ तो स्टोव के अंदर मैं क्या क्या कुक कर सकता हूँ। अगर स्टोव बनाऊँ मैं तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर सिर्फ ऐसे ही होगा कि हाँ भाई
स्टोव बना दिया है और वो कुछ काम भी नहीं है, बस डेकोरेशन ब्लॉक है। तो स्टोव मैंने देखा, स्टोव भाई काम की चीज़ थी काफ़ी। यहाँ पे मेरे पे एक अचानक से हमला होता है, एक हरा कलर का चूहा पता नहीं कहाँ से आके मेरे को पेलने लगता है और ये मेरे को मारता है, तो मेरे को एक इफेक्ट मिल जाता है प्लेग, तो मैं इसे मार देता हूँ और ये मेरे को एक रेड मीट करके देता है, जो मैं सोचता हूँ कि मैं रग्बी को खिला दूंगा। और अपने स्टोव बनाकर इस पर शक्ल रखने जाता हूँ और गलती से मैं इस पर चूहा रख देता हूँ। ठीक है, चूहा रख दिया है तो कोई बात नहीं भाई, रग्बी को खिला देंगे। पर नहीं, मैं रग्बी को नहीं खिलाता, अब खुद खा लेता हूँ गलती से भाई, खुद खा लेता हूँ, इतना मन बुद्धि। और फिर मैं साइकिल रखता हूँ जिसकी वजह से हाँ मेरे को कोई अच्छी सी अचीवमेंट मिलती है, जो मैं देख कर चला जाता हूँ सोने। और रग्बी वहाँ कोने में बैठ के देख रहा था कि सर ने मेरे को चूहा नहीं खिलाया। अगले दिन डे 18 पे फिर से बारिश हो रही थी। ये बारिश पता नहीं मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही थी इस गेम के अंदर, और यहाँ पर फ्लैक्स अच्छी तरीके से ग्रो हो चुके थे। मैंने फ्लैक्स हटा दिए थे और सीड्स लगा दिए थे वापस, और फ्लैक्स अच्छे खासे उग गए थे भाई, मज़ा आ गया था। रात को मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया डिनर के टाइम पे, जो कि मेरे को पता है यही था मेरे पास खाने के लिए भाई। मुर्गी अंडे देती थी और मैं बना बना के खाता था, और मैं ऑमलेट बनाना भी सीख गया था पहले दिन पे ही। फिर मैंने थोड़ी किलिंग विलिंग करी आसपास में एरिया में, और मेरे को विलेज विलेज भी दिख गया था आसपास में, तो मैंने वहाँ पे जाना सोचा कि भाई चलो चलते हैं यहाँ पर विलेज में। और देखा कि भाई ये विलेज थोड़ा अलग है, मतलब नॉर्मल माइनक्राफ्ट से थोड़ा अलग विलेज है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिखी मेरे को, जैसे नई हट्स दिखी, और ये कुछ गार्बेज पेड़ के दिखाई दिए मेरे को कि हाँ भाई यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे को रेड ट्रैप भी मिल गए थे, जो कि ऑफ कोर्स काम आएंगे ही, क्योंकि ये खा सकते हैं। और ऐसी कई चीज़ें हुई मेरे साथ कि मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ, मैं 3 बार गिर चुका था इस जगह से भाई, लिटरली 3 बार इस जगह से नीचे। क्रीपर वीपर फटते रहते थे मेरे घर के आसपास, जिनसे मैं ऑब्वियसली बात है तंग तो होता ही हूँ, पर नॉर्मल माइनक्राफ्ट प्लेयर की आदत ही होती है भाई कि क्रीपर वीपर फटते रहते हैं उसके बेस के आसपास, तो उन्हें आदत ही हो जाती है कि हाँ भाई रिपेयर करना है। तो मैं इसे रिपेयर वेपेयर करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ और काम वाम है क्या, मतलब इसके अलावा। तो मेरा डे 21 पूरा वेस्ट जाता है और मैं निकलता हूँ मेन टाउन के साइड। रानू ने मेरे को बताया था कि तू सप्लाई है और डिमांड करेगा ना तो तेरे को पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जिस वजह से मैं रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, जो ईबी रेस्टोरेंट था इसका, एमरेट्स वैली का। यहाँ पे मेरे को एक लिस्ट मिलती है कि भाई ये सामान तेरे को कलेक्ट करके लाना है, तू कैसे ही लेके आ, हम तेरे को पैसा देंगे अच्छा खासा। जो कि मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि भाई मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है इस पर, तो खुश क्यों नहीं होगा कोई आदमी कि हाँ भाई मेरा लोन वोन पे हो जाएगा डे 25 को। तो मैं रानू का वापस मूल लेके निकल जाता हूँ। रानू का मूल मेरे सबसे ज़्यादा काम आ रहा था। घर पे पहुँचने के बाद मैं लिस्ट चेक करता हूँ कि भाई लिस्ट में क्या क्या है। लिस्ट में अच्छा खासा सामान था, और आधे से ज़्यादा सामान मेरा वाइल्ड एरिया से आने वाला था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वाइल्ड एरिया से अगर मेरा सामान आएगा तो मेरे को यहाँ पे फार्मिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ फार्मिंग नहीं करूँगा तो यहाँ पे मेरे को रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए होंगे ज़्यादा। तो मैं खुश था इससे कि मेरे को वाइल्ड एरिया में जाकर फार्मिंग करनी, वाइल्ड एरिया में जाकर कलेक्शन और ग्राइंडिंग करनी है। मैं निकल जाता हूँ अगली सुबह वाइल्ड एरिया पे ग्राइंड करने, और मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था बेरीज कलेक्ट करना। और देखो ये है पहला मॉब, ये काफ़ी तगड़ा मॉब है। इसकी खासियत ये है कि ये मॉब है ना, पास में आएगा ना तो स्वॉर्ड निकाल लेता है, और दूर चला जाएगा ना तो एरो निकाल लेता है। यहाँ पे रग्बी ने मेरे को बचा लिया था, वरना तो मैं ख़त्म होने वाला था। ऑफकोर्स बात तो यही है। मैंने हंटिंग वंटिंग करी, मैंने बेरीज वेरीज कलेक्ट करी, वुड फायर कलेक्ट करा, कि फायर वुड फायर है ना, फायर वुड कलेक्ट करा, और मशरूम्स कलेक्ट करे। और हंटिंग तो मेन था भाई, क्योंकि हंटिंग से पैसे ज़्यादा मिलने वाले थे मेरे को, ऐसा सीन था, क्योंकि वही थी एक चीज़। थोड़ी देर में मैं घर पहुंच गया और मैंने देखा कि सामान तो मैं लेके आया हूँ, पर कोई भी पूरा स्टॉक नहीं है। मतलब कुछ ही ऐसा सामान है जो कि स्टॉक हो रखा है, जिसमें से एक था मशरूम। सिर्फ मशरूम ही है, जो 50 मशरूम्स उन्होंने डिमांड करे थे वो मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। तो मैं निकल जाता हूँ पास वाले जंगल में बेरीज कलेक्ट करने। उन्होंने बोला था कोई सी भी बेरीज लेके आ जाना, तो मैंने बोला भाई स्वीट बेरीज सबसे आसानी से मिलती है माइनक्राफ्ट में। मैंने स्वीट बेरीज कलेक्ट करी और फायरवुड कलेक्ट करी आसपास से, क्योंकि ट्रीज़ यहाँ पे ज़्यादा थे, काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज़ थे। और अगर मैं ये ट्रीज़ किसी ऑफिसर के सामने काटता तो वो मुझे सुनाई देता था। तो मैंने यहाँ से फायरवुड कलेक्ट करी और थोड़ा सा हे वे कलेक्ट करा, क्योंकि मेरे को वीट फ्लोर बना। वीट फ्लोर तुम समझते हो, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, पर वीट फ्लोर कहते हैं उसे, है ना। तो वो बनाना था, आटा बनाना था, साफ सीधी बात, गेहूँ का आटा। तो
मेरे को वो बनाना था, और वो भी डिमांड में था उनकी, ठीक है। एक तो ये था, और का मीट वीट था जिसके लिए मैंने हंटिंग वंटिंग भी करी थी, और कुछ एग्स भी थे जो कि मेरे आसपास तो नहीं मिल रहे थे, और कुछ फिशेस भी थी। फिशेस के लिए मैंने फ़िशिंग करी, और फ़िशिंग इसमें सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, मतलब पूरे गेम में फ़िशिंग सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा जब भी मैं फ़िशिंग रॉड फेंकता हूँ, तो जब भी फ़िश आती है मेरे पास, और एक चीज़ पॉपअप होती है, अभी तुम्हें दिखेगा, देखो ये पॉपअप हुई, और ये जब पॉपअप होती है तो मेरे को जो ये क्या बोलते हैं, ये ग्रीन ग्रीन एरिया है ना, ये मेरे को फ़िश पे रखना पड़ता है, ताकि मैं फ़िश को कंट्रोल करके बाहर निकाल सकूं। और ये सबसे ज़्यादा चीज़ हेक्टिक थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया था इससे, क्योंकि मेरे को पूरे पूरे 2 दिन लग गए थे इसको कलेक्ट करने में, फ़िशेस को, जो कि ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा तक स्टॉक फ़िशेस का ही था, क्योंकि मैं इसी में टाइम दे रहा था, और इसी से फ़िशेज़ आ रही थी। उन्हें जो स्पेसिफ़िक फ़िशेज़ चाहिए थी वो तो नहीं आई मेरे पास, और कुछ ऐसी आलतू फालतू फ़िशेज़ आ गई थी मेरे पास। थोड़ी देर बाद मेरे को सीन लगा कि भाई फ़िशिंग से कुछ नहीं होने वाला, तो मैं हंटिंग पे चला गया डायरेक्ट फ़िशेज़ की, कि भाई मैं हंट ही कर लेता हूँ फ़िशेज़ को, जो जो मुझे दिखेगी, और ये ज़्यादा ईज़ी होगा। पर ये भी ईज़ी नहीं था भाई, क्योंकि यहाँ पे मैं हंट 1 करता था, हंट 2 करता था, और मिलती मेरे को 1 थी। तो पता नहीं क्यों था ऐसा, पर मतलब हंटिंग मुश्किल थी इसके अंदर फ़िशिंग से ज़्यादा। और मेरे को लॉबस्टर भी मिले थे, बिल्कुल गहराई के अंदर मिले थे पर लॉबस्टर, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी डैमेज भी पड़ रहा था। और लॉबस्टर्स, मैं 4 लॉबस्टर किल करता हूँ, मेरे को 1 लॉबस्टर टेल मिलती है, और ये मेरे को अटैक अलग करते हैं भाई, ज़ॉम्बी जितना अटैक करते हैं। मैंने है ना 4 लॉबस्टर मारे थे यहाँ पे, मेरे को 1 टेल मिली थी लॉबस्टर की। मैं बोला भाई ये तो बहुत फालतू चीज़ है, कि इसे कौन ही इसका हंट वंट करेगा, तो मैंने उसे वहाँ पर ही छोड़ दिया था। मैंने लगभग आराम से 3 लॉबस्टर लेग तो कलेक्ट करी थी, और मेरे को फ़िशिंग करते हुए शाम हो गई थी। काफ़ी देर फ़िशिंग करी थी मैंने, और हंटिंग वंटिंग भी करी थी फ़िशेज़ की मैंने उसके शाम को भी, ताकि मेरे को थोड़ी और फ़िशेज़ मिल जाए, क्योंकि हंटिंग इज़ नेसेसरी, समझ लो ना, क्योंकि मैं सामान सारा कलेक्ट नहीं कर पाया था, तो मेरे को फ़िशेज़ ही देनी पड़ती। तो मैं बेसिकली इस सीन पे जा रहा था कि मैं ऑल्टरनेटली काम कर लेता हूँ ना, लाइक अगर मैं फ़िशेज़ नहीं दे पा रहा तो मैं कुछ और सामान ले लेता हूँ। तो मैंने बैकपैक में सारी फ़िशेज़ विशेज़ डाली, और लेकर चल दिया वापस से अपने घर की साइड, कि बस इतना ही सामान है और इतना ही होगा। तो डे 24 को मैं सो गया था रात को आराम से, मैंने बोला अब कुछ नहीं करूँगा, थक गया। और डे 25 को मेरे को पेमेंट करना था, ठीक है। तो मैं निकल जाता हूँ सामान वामान लेकर, और भाई भारी था क्रेट, भयंकर भारी, चला भी नहीं जा रहा था मेरे से ढंग से। अगर मैं ये लेकर निकलता पैदल तो भाई डेड था, ऑफ कोर्स सी बात है, मैं डेड था, मैं थक के मर जाता। या तो मैं क्या बोलते हैं भाई, गेम में थकना भी होता है भाई, वो जो तुम्हें एनर्जी बार्स दिखती है ना, वो थकने की होती है। तो या तो मैं थक के मरता, या मैं पहुंच ही नहीं पाता वहाँ पे टाइम पे। तो ऐसा सीन था, तो इस वजह से मेरा फटाफट से बक के रानू का घोड़ा ले आता हूँ, क्योंकि रानू को क्या ही पता चल रहा है मैं उसका घोड़ा कब कब ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सीन ऐसा हो गया था कि मैं रानू का घोड़ा तो ले आया था, पर रानू के घोड़े के अंदर जब मैं सामान रख रहा था, घोड़ा क्या मूल, तो भाई इसका इन्वेंटरी स्पेस काफ़ी कम था। तो मेरे को लगा कि भाई अब मेरे को क्रेट मंगवानी चाहिए, क्रेट नहीं, कार्ट कहते हैं उसे, कार्ट मंगवानी चाहिए, सप्लाई कार्ट, जिसके अंदर मैं अच्छा खासा सामान भर के ले जा सकता हूँ। तो मैंने सप्लाई कार्ट ऑर्डर कर दी, जो कि मेरी थोड़ी देर में आ भी गई थी, क्योंकि मैंने फास्ट डिलीवरी करी थी, और उसने मेरे से एक आयरन कॉइन एक्स्ट्रा लिया था, मतलब फास्ट डिलीवरी के लिए। एक तो डिलीवरी होती है और एक फास्ट डिलीवरी होती है, तो उसने मेरे से एक आयरन कॉइन एक्स्ट्रा लिया था फास्ट डिलीवरी के लिए, जो कि मेरे को एक्सेप्टेबल था। मैंने बोला कि भाई जो भी है दे दो भाई, कुछ कमाऊँगा तो सही है एटलीस्ट। तो पोस्टमैन मेरी डिलीवरी लेकर आ गया था, जो कि काफ़ी सही था, और काफ़ी फास्ट लेके आया था एक्चुअली में ये, ऑलमोस्ट मेरा 1-2 घंटे में लेके आ गया था ये। यहाँ रास्ते में मेरे से मेरी गाड़ी डीअटैच हो जाती है, तो मैं वापस अटैच करके निकलने लगता हूँ, और भाई इसका घोड़ा स्लो चल रहा था, बाइक और स्लो चल रहा था, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। और पर एटलीस्ट मैं जा पा रहा था वहाँ पर सामान लेकर, जो कि मेरे लिए सही था, काफ़ी ठीक था। तो मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच भी जाऊँगा, मेरे को ऐसा लग भी रहा था इस टाइम। ऑलमोस्ट शाम को मैं वहाँ पे पहुँच गया था रेस्टोरेंट पे, और रेस्टोरेंट पे मैंने जाकर बात करी
जो यहाँ का शेफ़ था, शेफ़ ने मेरे को बोला कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, तो भले कोई सा सामान लेके आयो, हम तेरे सामान के हिसाब से लिस्ट बनाकर तेरे को पैसे दे देंगे। उसने मेरे को बोला था कि जो भी तेरा क्रेट वेट है वो उसमें जाकर येलो वाले पार्ट में रख दे, हम तेरी लिस्ट बनाकर तेरे को पैसे दे देंगे हाथों हाथ। मैंने बोला ओके। तो मैं रानू के मूल को लेके आया फटाफट से, और जितना मेरे पास सामान था मैंने सारा निकाल कर वहाँ पे सेट कर दिया। सामान रखवाने के 10 मिनट में मेरे पास लिस्ट आ जाती है कि मेरा क्या क्या सामान था और कितना पैसा बनता है मेरा। तो ये सब कुछ तुम्हें समझाएगा जैक्स। जो ये लेके आया था मैं हेयरिंग, ये इतनी इन्होंने बोला इतनी वो नहीं है, ये बोलते हैं मतलब इतनी अच्छी नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, पर एक यूनिट पे प्राइस डाली इन्होंने 2 हेयरिंग के लिए, और मतलब एक आयरन कॉइन पर हेयरिंग, ठीक है। मिला था मेरे को एक कॉपर कॉइन मिला 4 यूनिट के लिए, ठीक है। फिर लॉबस्टर टेल्स देखी इन्होंने, ठीक है। बोले ये कहाँ से मिली, मैंने बोला हंट करा है मैंने, ठीक है। तो एक लॉबस्टर टेल है ना, 2 गोल्ड मेरे को मिला है एक लॉबस्टर टेल पे, ठीक है। ये बोल रहे थे हमारी सप्लाईज पहले से ही फुल है इसलिए तुम्हें कम दे रहे हैं, वरना तो 3 गोल्ड कॉइन है, ठीक है, इसका एक लॉबस्टर टेल का, ठीक है। फिर आई रेड ग्रुप पर, भाई महंगी फिश है भाई, महंगी, ठीक है। 3 गोल्ड कॉइन एक ग्रुपर पे, और इन्होंने कम पैसे दिए क्योंकि इन पे पहले से स्टॉक था। मतलब ये महंगी है, खप महंगी है, और इसको पकड़ने में मेरे को इतनी मुश्किल हुई थी ना। एक तो रेड ग्रुपर मैंने मारी थी, ठीक है, और दूसरी रेड ग्रुपर को मैंने पकड़ा था, और उसे पकड़ने में इतनी मुश्किल, ठीक है। तो टोटल मेरे को इतना पड़ा, और फिर है ना ये बीफ पकड़ा मैंने, जो कि कम ही था, तो कुछ खास नहीं है। ओके पीपल, तो मेरे को मिल गया है अप्रूवल, मिल गया है मेरे को। आज मैंने पूरा इंस्टॉलमेंट दे दिया है, तो मेरे को अप्रूवल क्या क्या मिला है कि कस्टडी ड्यूरेशन इन्होंने कुछ रखा नहीं इस बार। नो परमानेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, परमानेंट ओनरशिप नहीं मिली है मेरे को अब तक। तो तुम्हें छोटा मोटा बताओ, मेरे को सारी परमिशन मिल गई थी अब कि भाई तू जो करना वो कर, जो बनाना वो बना, और जो खरीदना वो खरीद। पर मैं इस पर कोई इनलीगल काम नहीं कर सकता था। इनलीगल काम तो मैं वैसे भी नहीं करूँगा कभी, अभी के लिए। तो तुम्हें पता है कि इनलीगल काम मैं इस पे नहीं कर सकता, वरना तो इसकी कस्टडी मेरे से चली जाएगी, और मैं इस पे कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि इसके लिए सब कुछ आगे अच्छा चले, जाकर खराब हो जैसे इस प्रॉपर्टी के मतलब लिए, क्योंकि उन्हें कोई बेसिकली रिस्क नहीं लेना चीज़ें था कि अच्छी भाई जाए। आगे जाके एक खराब हो बोट भी तो लेंगे भाई, क्योंकि मेरे को हमारी पता दिक्कत चला है हुई भाई नहीं है, फिशिंग वो में नहीं है। मैंने बोला काफ़ी ठीक है पैसा है, भाई, ऐसा कुछ नहीं बहुत होगा इस पैसा, पे प्रॉपर्टी पे, और ठीक तुम है। मेरे को दे सकते हो। इतनी बात थी, और इतनी बात पे ख़त्म हो गया था। और अब आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन पैसों में जो रानू का पैसा है उसे वापस वो दे दूँ, और कुछ खरीदूँ अपने लिए, जैसे घोड़ा हो गया, या फिर कुछ भी, ऐसे कुछ भी खरीदूँ। और आई होप तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक ये काफ़ी बड़ा एपिसोड था, और इसके अंदर जो स्टोरी है, मैं स्टोरी को पीछे छोड़कर अभी थोड़ा ग्राइंड पे ध्यान दूंगा, ताकि मैं खुद को पावरफुल कर पाऊँ, और बाय चांस आगे कुछ भी लफड़ा वफड़ा हो तो उसके लिए रेडी रहूँ कि मेरे को कुछ भी आगे दिक्कत ना आए कि इसको मारना है उसको मारना है, और भैंस की मैं ही कूट खा रहा हूँ दबा कर ही उधर ही। तो ऐसा नहीं चाहिए। और पिछली बार भी मेरी रानू ने हेल्प करी थी, वरना तो मेरी औकात ही नहीं थी कुछ रैप बनाने की, पैसे ही नहीं थे, रैप तो क्या ही बनाता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं अब अगले एपिसोड में शायद कुछ मैकेनिज़्म बनाने वाला हूँ, ताकि मेरा काम काफ़ी इजी हो जाए, और उसके अंदर काफ़ी भारी प्रोडक्शंस होते हैं भाई। मेरे को पता चला कि फार्मिंग के अलावा मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर सकता हूँ इसके अंदर। सो आने वाले एपिसोड मज़ेदार होंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।